नमस्कार साथियों, मैं बीके सिंह एक बार फिर से आप तमाम छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उड़ान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने चौथा अध्याय यानी सारणिक स्टार्ट किया है। तो सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स में हम लोगों ने अभी पिछले 7 क्लास को पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। और 7 क्लास में आपने सीखा क्या है? तो सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट्स का डेफिनेशन सीखा। उसके बाद आपने डिटर्मिनेंट्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी को देखा। इसके बाद उस पर आधारित जो सवाल थे, जैसे कि एक्सरसाइज 4.1 के सारे सवाल को हम लोगों ने देखा। इसके अलावा 4.2 के जितने भी क्वेश्चंस थे उन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा और उसे डील भी किया। अब बारी है इससे आगे की प्रॉपर्टी का। तो अब जो एक्सरसाइज 4.3 आप बनाओगे उसके लिए जो प्रॉपर्टी जरूरी है, 4.3 में क्या कुछ प्रॉपर्टी है, क्या कुछ कॉन्सेप्ट है जिसका सामना आपको करना है, आज के इस क्लास में हम लोग उसी की बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इससे पहले का जितने भी सेशन हैं उनको आप बिल्कुल भी अच्छी तरीके से देख लिए होंगे। और हाँ, आपसे एक निवेदन, इस वीडियो को किसी अपने साथी तक शेयर बिल्कुल मत करना। ना ही इस वीडियो को तुम लाइक करना और ना ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना तब तक जब तक कि तुम्हें ये कंटेंट पूरी तरीके से समझ में ना आ जाए, जब तक कि तुम्हें हमारे इस जो ये लेक्चर का सीरीज चल रहा है इस पर तुम्हें थोड़ा ट्रस्ट ना आ जाए कि हाँ, इसमें आप चैप्टर को कंप्लीट पढ़ पाओगे, इससे आपको कुछ भी फायदा हो रहा है। अगर ये सब लगे कि फायदा हो रहा है, थोड़ा सा भी ये जो वीडियो का सीरीज चल रहा है ये आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी में थोड़ी भी मदद कर पा रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों तक पहुंचाने का काम करें, यदि आपकी इच्छा हो तो। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम लोग समझेंगे जो सारणिक है उसके अन्य प्रॉपर्टी को। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये पार्ट 8 होगा आपका, और कल जो हमने पार्ट 7 आपको दिया था उसमें आप लोगों का काफ़ी अच्छा कमेंट भी देखने को मिला। बोर्ड वगैरह सब ठीक है। हाँ, एक बच्चों का कमेंट आया था, है ना? किसका कमेंट है मुझे ध्यान में नहीं है, पर इतना है कि कमेंट क्या था। तो कमेंट था कि क्वेश्चन नंबर 10 में प्रॉब्लम है। तो आप निश्चिंत रहिए, मैं पहले आज ये प्रॉपर्टी बता देता हूँ। अगर समय बचता है तो मैं आज ही करा दूंगा, नहीं तो मैं किसी भी दिन आपको 10 नंबर को फिर से समझाऊंगा, है ना? तो आपने चूंकि कमेंट किया है, आपको अगर रियल में परेशानी है तो उसको मैं फिर से एक बार समझाऊंगा। पर अभी फिलहाल जो आगे का टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं, है ना? चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर्टी के अंतर्गत जो पहला अपना गुणधर्म होगा यहाँ पे जो बात करेंगे, जिसका हम लोग आगे हम लोगों को देखना है, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना? त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो, त्रिभुज की जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, ये आपने पहले से पढ़ रखा है। आप √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये भी आपने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा है। आपने त्रिभुज के क्षेत्रफल में कई फॉर्मूला का अप्लाई किया है, आपने कई तरह के फॉर्मूले आपने पढ़ा है। क्योंकि त्रिभुज अगर समबाहु है तो उसके लिए आपने अलग, विषमबाहु है तो उसके लिए आपने अलग फॉर्मूले, समकोण त्रिभुज है तो उसके लिए आपने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का इस्तेमाल करके आप जो उसका एरिया होता है उसको आप फाइंड करते हैं। तो फिर यहाँ पे फिर से ये एरिया देने का क्या मतलब है? तो समझना ये है कि जिस तरह से कि आप पहले से अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे तो उसके लिए आपने जो हिरोन्स फॉर्मूला का प्रयोग किया था, तो उस पर तो सारे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जा रहा था। तो फिर हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्यों सीखा निकालने के लिए अलग से? समकोण त्रिभुज का क्यों सीखा? क्योंकि अगर किसी भी त्रिभुज में कर्ण और लंब आधार की बात हो रही है तो क्या वहां पर हम लोग हिरोन्स फॉर्मूला लगाना कहीं से भी बुद्धिमानी की बात होगी? नहीं होगी, क्योंकि बहुत समय बच जाएगा। शॉर्टकट में हम लोग सिर्फ इतना निकाल पाएंगे जो पूछा जा रहा है, और हिरोन्स फॉर्मूला उतना लंबा प्रोसेस करने का वहां कोई मतलब नहीं है। तो वैसे ही जब सारणिक में आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो क्या आप फिर हिरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, या फिर क्या यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। आप याद कीजिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए 10वीं कक्षा में आपने 7वां अध्याय में भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। 7वां बोले तो निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपने एरिया का ट्रायंगल निकालने का एक फॉर्मूला सीखा था। क्या सीखे थे आप? उसकी बात अभी फिलहाल थोड़ा सा कर लेते हैं, समझिएगा। आपने सीखा था कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आपने सीखा था, हाफ 1/2 x1 y2 - y3
x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। याद करो, निर्देशांक ज्यामिति में जब आप एरिया निकाल रहे थे किसका, किसी भी ट्रायंगल का, उस ट्रायंगल की एरिया की बात मैं कर रहा हूं जिसका कि निर्देशांक आपको दिया हुआ होता था। यानी ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये किसके लिए है, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के तीनों शीर्ष क्रमशः ए x1 y1 बी x2 y2 और सी x3 y3 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। कंडीशन है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी के तीनों शीर्ष क्रमशः, ये तीनों शीर्ष दिया हुआ है, मतलब कि अगर आप कोई ट्रायंगल ऐसे बनाए हुए हैं, समझिएगा ध्यान से, तो इस ट्रायंगल में ये जैसे ए बी सी ये वर्टेक्स है, इसका शीर्ष, तो ये तीनों शीर्ष बिंदु आपको दिया है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये आपको दिया हुआ है। तो ऐसे त्रिभुज का जब क्षेत्रफल आपको निकालने को कहा जाए निर्देशांक ज्यामिति में, तो आप निसंदेह इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आप आज समझोगे कि ये फॉर्मूला जो आपने निर्देशांक ज्यामिति में यूज किया था ये कुछ और नहीं बल्कि किसी न किसी सारणिक का ही ये एक्सपेंडेशन फॉर्म था। सारणिक में इसी फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे इसको समझ लेते हैं। तो जैसे ही आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात मैं यहां पर करूंगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर यहां बोला जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब मैं ये बात कर रहा हूं सारणिक का, तो ये सारणिक रूप ही है 1/2, और सारणिक रूप में हम कह सकते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक रूप में निकालने के लिए यही होता है, और यही सारणिक रूप का जो क्षेत्रफल है इसी को सॉल्व करके, सारणिक को, इसी डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करके ये चीज लिखा गया है जो आपने कक्षा 10 में 7वां नंबर अध्याय में आपने पढ़ा था। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो वो चीज आ जाएगा, मैं करके दिखा देता हूं। अभी आप देख रहे हो ना एक्सपेंडेशन, इसको R1 C1 C2, तो यहां C1 के अकॉर्डिंग में है, तो इसको मैं C1 के अकॉर्डिंग में कर देता हूं। देखो ये चीज आता है कि नहीं, प्रूफ कर लो। एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के रिस्पेक्ट में मैं क्या करता हूं, इसको एक्सपेंड करता हूं, तो क्या हो जाएगा, 1/2 है तो ये रहेगा। अब C1 के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखेंगे आप, C1 में इसका चिन्ह प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका प्लस तो यानी x1 प्लस में होगा, ये लाइन हाइड होगा, ये भी हाइड होगा, तो बचेगा क्या, y2 1 y3 1, y2 1 y3 1, ये प्लस में लिया, अब इसको माइनस में लेंगे x2 को, x2, अब जब x2 लेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, ये भी हाइड हो जाएगा, y1 1 y3 1, ठीक है। फिर प्लस में लेंगे इसको x3 को, x3 ये हाइड होगा, ये वाला भी हाइड होगा, तो y1 1 x3 लिए ना, तो y2 1, ये आपका इस तरह से आएगा। अब इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, तो डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था क्रॉस, इधर से कोना कोनी गुना, पहले डायगोनल एलिमेंट को गुना करेंगे, y2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, y2 माइनस ये क्या हो जाएगा, y3 इंटू 1 y3 माइनस x2, फिर ये y1 माइनस y3 प्लस x3, फिर ये y1 माइनस y2, ठीक है। अब देखो इसी को मैं यहां पे सॉल्व करके थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, 1/2 ये लिखा हमने। अब x1 ये 1 है यहां पे, x1 y2 माइनस y3,
y2 माइनस y3, यहाँ पे माइनस है ना, ये y1 माइनस y3, इससे अगर माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो y3 जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, y1 जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, यानी y1 माइनस y3 की जगह y3 माइनस y1 हो जाएगा अगर माइनस कॉमन लेंगे। और माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ प्लस कर दो, x2 कर दो, ये चेंज हो जाएगा, y3 माइनस y1 हो जाएगा, y3 माइनस y1 प्लस में ये x3, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। तो ये क्या आ गया देखो जरा, यही फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना क्लास 7 में, सॉरी क्लास 10th में, 7th चैप्टर में, ये तो है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जो हमने 10वीं कक्षा में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 7वें अध्याय में, आई थिंक 7.3 में आपने जो पढ़ रखा था, या 7.4 मेरे ख्याल से, एक बार श्योर हो जाना, तो वो फॉर्मूला का जो रियल में प्रूफ है, आखिर वो फॉर्मूला कहां से आया, किस तरीके से वो बना, किसका विस्तृत रूप है, कौन सी ऐसी अवधारणाएं हैं गणित की जिसका कि वो विस्तृत रूप है, जो आप 7वां अध्याय में देखते हो 10वीं कक्षा में। वो एग्जैक्ट में कुछ और नहीं, क्या है, जो हम सारणिक पढ़ रहे हैं कक्षा 12 में, यही सारणिक से वो उपज है उसका। तो हमने भी बताया कि ये किस तरीके से ये सारणिक होता है क्षेत्रफल के रूप में, इसी सारणिक को सॉल्व करते हैं तो ये आता है। तो हम लोग जो यहाँ प्रयोग करेंगे वो इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली हम इसका भी कर सकते हैं, पर फिलहाल सारणिक का प्रयोग करना है हमें। तो इसका प्रयोग करके जो अगला एक्सरसाइज होगा उसमें आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को मिलेगा। आपको वहां पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रश्न दिया जाएगा। तो मैं इतना उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रॉपर्टी है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, ये आपको याद रहेगा। एक दो बार प्रैक्टिस करो इस चीज को, आप नहीं हो कुछ तो रट लो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 सारणिक में x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहाँ 1 1 1, ये जो होता है ये क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये कब होता है, जब किसी त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया गया हो, है ना, ये तब होगा। ऐसा नहीं कि किसी त्रिभुज का लंब दिया है, आधार दिया है, एक कर्ण वाली भुजा पूछ लिया तो तुम इसका इस्तेमाल करो, नहीं। उसके लिए आपको पता है अगर लंब और आधार दिया है, कर्ण पूछ रहे तो पक्का वो समकोण त्रिभुज है, तो वहां से जो पाइथागोरस का जो है प्रमेय अपना उसका प्रयोग करेंगे। पर यहाँ हम लोग जो पढ़ रहे हैं अलजेब्रा में, यहाँ हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं, सारणिक पढ़ रहे हैं। तो जो सारणिक संबंधित बात है हम लोग यहाँ बस वो करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको, इसका ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलो देखते हैं इसके आगे का जो प्रॉपर्टी है अपना, वो आगे प्रॉपर्टी इसमें क्या कहते हैं उस बात को हम लोग यहाँ देखते हैं ना। इसको मिटाते हैं, इसको आप लोग वीडियो को बैक करके देखना चाहे तो आप एक बार दोबारा इस चीज़ को देख सकते हैं, यदि किसी को समझने में कोई डाउट है तो, है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि इसको मतलब आप दोबारा देखना ही है, क्योंकि अगर आपको एक बार में समझ में आ गया तो फिर दोबारा देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको, मेरी कोशिश होती है कि मैं एक बार में आपको क्लियर समझाऊं, है ना। प्रयास होता है कि एक बार में जल्दी मतलब ऐसा कुछ डाउट रहे नहीं। बाकी आपको भी पता है ऑनलाइन है तो थोड़ी मोड़ी परेशानियां रह जाती हैं, पर हाँ अगर आप सही से एक्टिव होकर के क्लास कर रहे होंगे तो कोई परेशानी मेरे ख्याल से आपको इसमें नहीं होने वाली है, ठीक है। क्लास को एक्टिव होकर के करना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो फिर पढ़ाया वो कोई मतलब का नहीं है ना। आपको क्या लगता है कि मतलब ऑनलाइन में है तो क्या कंटेंट, मतलब आपको, मैंने कहा था क्लास में, ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा भी मैं उसमें डिफरेंस फील होने नहीं दूंगा। आप अगर सही से कॉपी कलम लेके बैठे होंगे तो आपको कोई अंतर फील नहीं होगा, है ना। इतना आपको फील करना है, हाँ सर जो है सामने है और हमें सारा चीज़ मतलब जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा था वैसे पढ़ाया जा रहा है। मैं मतलब वादा करता हूँ मैं एक भी कंटेंट आपका आगे भी कस्टमाइज़ नहीं करूँगा, थोड़ा सा भी कहीं कुछ नहीं किया। जितना पढ़ाना है उतना मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ। और कोई चीज़ का ना अंत नहीं होता। सारणिक है तो सारणिक में कई ऐसी बातें हैं, अगर आप कहोगे तो फिर उसको अगर मैं खोलना शुरू करूँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, जितना मेरे पास है। बाकी मेरे से भी विद्वान कई लोग हैं, उनके पास और चीज़ें होगा, तो टाइम टू टाइम चीज़ों को सीखते हैं। अभी जितना आपके हिस्से का है उतना आप पहले सीखो। जब इतना चीज़ आप जान लोगे तो आगे की चीज़ कुछ ऐसी बहुत सारे मतलब टिप्स हैं, बहुत सारी ऐसी क्वेश्चंस हैं जो आगे आप स्वतः ही कर लोगे, है ना। प्रयास करो। तो देखो इसमें और क्या आ सकता है, एक्सरसाइज में सवाल पूछेगा उसमें और क्या है। इसमें बहुत प्रॉपर्टी तो नहीं है, बस जो है मैं इतना समझा दे रहा हूँ, 4.3 बड़ी आसानी से फिर बन जाएगा ना। तो देखते हैं। यहाँ पे एक संरेख का बात करेगा कि 3 अगर कोई बिंदु मान लो यहाँ पर दिया रहेगा, मान लो अगर यहाँ पर है कि एक x1 y1 ऐसा कुछ, और यहाँ पर भी कोई है x2 y2,
एक यहाँ पर भी है x3 y3, ये 3 बिंदु है और बोलेगा 3 बिंदु है और तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तो यदि 3 बिंदु संरेख हो, यदि बिंदुएं संरेख हो, समझिएगा, संरेख हो, कंडीशन है अगर बिंदु दिया हुआ और ये बिंदु क्या है, संरेख है, तो जो क्षेत्रफल होगा ना, तो त्रिभुज का, ये त्रिभुज का सिंबल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ क्या निकाले थे, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये 3 बिंदु थे। इसका मान क्या होगा, 0। या तो तुम ये लिख सकते हो कंडीशन कि अगर 3 बिंदु संरेख है तो इतना बराबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि फिर उसका क्षेत्रफल, किसी रेखा का क्षेत्रफल होता है नहीं, 0 होता है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर आप ये कई किताबों में ये ना लिखा रहता है 1/2 नहीं रहता है, कहने का मतलब इंटू में है, ये डिवाइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो सिर्फ आप ये भी लिख सकते हैं x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और ये फिर क्या है, बराबर 0। तो ये भी जो अगर आप बराबर 0 यहाँ पर ये लिखोगे तो सिर्फ आप ये कंडीशन दे सकते हैं, कब, जब कोई 3 बिंदु संरेख है तो उसके लिए हम इतना बराबर 0 कह सकते हैं, या फिर ये 1/2 लगा के कह सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब देखना, अब जैसे मान लो कि कभी हो जाएगा कि दो बिंदु से गुजरने वाली एक रेखा है, उसकी समीकरण की बात कर लेगा, तो समीकरण तो आप एक्स वाई में दोगे, तो एक और बिंदु आपको मान लेना पड़ेगा कि एक्स वाई वहां पर कोई बिंदु होगा। जैसे अगर ये 2 बिंदु बोलेगा, यहाँ 2 बिंदु से होकर के जा रहा है, 1 2 5 7 कुछ भी दे दिया, आपको एक और मान लेना है कि एक्स वाई इसी पर कोई होगा बिंदु, वही समीकरण चाहिए ना, हमें एक्स वाई में चाहिए समीकरण। तो एक्स वाई हमने एक बिंदु मान लिया, अब जब इसी रेखा पे हमने एक्स वाई को माना, तो आप ही बताओ ये तीनों संरेख होगा या नहीं होगा। तो ऐसे में यहां पर क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की जगह xy। अगर इसी को बनाना होगा तो क्या करेंगे, 1 2 5 7 और ये xy 1 1 1, इतना बराबर, चूंकि ये तीनों एक ही रेखा पर है तो ये संरेख होगा, बराबर 0 कर देंगे। दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा सरल रेखा होगी, संरेख होगी, उस पर हम कहीं उस रेखा पर अवस्थित xy अगर कोई बिंदु मानेंगे तो वो तो संरेख होगा, तीनों संरेख होगा, तो उसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 0। और क्षेत्रफल अगर 0 होता है तो हम कहते हैं ये कंडीशन 1/2 लगाया अथवा ना लगाया वो भी जाएगा तो 0 ही बनेगा। अब जब इसको आप सॉल्व कर दोगे, मान लो C3 के रिस्पेक्ट में C1 C2 जैसे आपको ठीक लगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, यहाँ से आपको x और y में ये चीज़ें देखने को मिलेगा। सॉल्व कीजिएगा x और y में ये समीकरण आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक, अब कभी कभी क्या होगा, ध्यान से समझना, जैसे कि अब बोलेगा कि ये बिंदु तो है संरेख, या मान लो कि कोई त्रिभुज है, कोई एक त्रिभुज है, ध्यान से समझना, कोई एक त्रिभुज है, ये है त्रिभुज, यहां पर एक दे देगा 1 2, यहां दे देगा 3 5, यहां दे देगा 2 और k। बोलेगा ये त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल है 2 इकाई, समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्षेत्रफल है 2 इकाई और आपको निकालना क्या है, इस k का मान निकालना है। क्या निकालना है, k का मान निकालना है। तो क्या करेंगे आप यहाँ, तो आप कहेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे, बेशक लगेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो यही होता है। इसके हिसाब से अगर हम यहाँ देखें, इसका 2 इकाई दिया है क्षेत्रफल, तो हम लोग क्षेत्रफल अगर इसके हिसाब से निकालेंगे तो 1/2 x1 y1 1 2 x2 y2 3 5 और ये फिर 2k 1 1 1, इतना बराबर 0, सॉरी इतना बराबर क्षेत्रफल कितना दिया है, 2 दिया है यहाँ पे, तो 2 ले लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो मान आ जाएगा, आंसर लाइएगा, नहीं आएगा, गलत आ जाएगा। तो क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, जब भी क्षेत्रफल दिया है और हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्षेत्रफल को प्लस माइनस दोनों में लेंगे। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों करेंगे, प्लस माइनस दोनों में क्यों लेंगे, तो चूंकि देखो होता ये है ना कि ये आपको पता है कि ये कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, और कोऑर्डिनेट में चीजें जो जाती हैं ना, ये प्लस में भी जा सकता है और माइनस में भी जा सकता है। इस हिसाब से इसका एरिया पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एरिया हो सकता है। अब ध्यान से गौर से सुनना, मैं कह रहा हूं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इसका एरिया हो सकता है। क्या एरिया कभी नेगेटिव होता है, सोचो अपने आप में, एरिया नेगेटिव होता है, नहीं होता। तो ये प्लस माइनस साइन ये नहीं दिखाता कि एरिया नेगेटिव, ये दिखाता है कि नेगेटिव डायरेक्शन में है। अगर कोई त्रिभुज मान लो कि अगर इधर बना है तो निसंदेह कि वो त्रिभुज किस में होगा, नेगेटिव में होगा। पर अगर ऊपर बना है तो वो किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। इधर बना है तो पॉजिटिव होगा, इधर बनेगा तो नेगेटिव। दिशा बताता है
किस डायरेक्शन में बन रहा है, इसीलिए हम उस एरिया को पॉजिटिव भी लेंगे और नेगेटिव भी लेंगे। तो आप यहां क्या करोगे कि पहले आप इन चीजों को सॉल्व करोगे। इसे सॉल्व करने के बाद जब लास्ट में कोई लाइन आएगा कि 1/2 आता है k-2 कुछ ऐसा आ रहा है, इतना बराबर +-2, तो यहां से 2 लाइन मिलेंगे और पहले इसका मान लेंगे +2, है ना, इसको गुना कर देंगे तो k/2 हो जाएगा -1 में। ये इसका ये आएगा ऐसा जरूरी नहीं, मैं एग्जांपल बता रहा हूं। तो इतना बराबर यहां 2 करेंगे प्लस में, अब फिर यही चीज को अगर यहां पर लिखना चाहेंगे, इसी को यहां पर लिखेंगे तो इसको -2 एक बार लेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे और दोनों ही k का मान होगा। ठीक है, तो k का यहां आपको 2 मान देखने को मिल सकता है, कहीं कहीं किताबों में 1 मान भी देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस जो ये आप इसमें प्रॉपर्टी की बात जो हम करेंगे, जो 4.3 को बनाने के लिए जरूरी प्रॉपर्टी में से है, वो यही 2-3 प्रॉपर्टी है, जो अगर आप इतना बात को ध्यान में अच्छे से बैठा लेते हो, है ना, तो आप 4.3 को बहुत अच्छे से बना सकते हो। मैं समय दे रहा हूं कि आज आप 4.3 को बढ़िया से बनाओ। कोई सवाल अगर नहीं बनता है आपसे तो हमें आप इस वीडियो के कमेंट में करो कि 4.3 का सर ये सवाल नहीं बना। मैं करूंगा ये कि 4.3 में वो सवाल के साथ साथ और भी बताऊंगा, पर उस सवाल पे मैं विशेष ध्यान दूंगा। ठीक है, और फिर हम अगली क्लास में 4.3 में जितने भी प्रश्न है उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। एक चीज मैं कह देना चाहता हूं, कोई ये मत सोचना कि डिटर्मिनेंट्स चैप्टर पढ़ रहे हैं तो 7 क्लास हो चुका है, डिटर्मिनेंट्स कितने क्लास में खत्म होगा। बड़े बड़े टीचर अच्छे अच्छे जगहों पर 10-15 क्लास पूरा ले लेता है, फिर चैप्टर खत्म होता है। और मैं 10-15 कोई लेता है तो मैं लूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि मैं एक ही क्लास अगर 5 घंटे का ले लूं और आप 5 घंटे रह के कर ना पाओ तो क्या फायदा। थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़े, समझ में आ रहा है। जरूरी ये है कि गणित है, समझना जरूरी है, तो ध्यान से समझते हुए पढ़िए। जब आपको लगे कि सर कम हो रहा है और चाहिए, तो मैं भी अब 1-2 दिन और आप वेट करो। आई थिंक 25 दिसंबर के करीब, 25 से पहले या तो लगभग 25 दिसंबर तक आप मान के चलो, आपका जो क्लास है वो 2 टाइम्स कर दिया जाएगा। 2 बार आपको क्लास मिलेंगी, एक बार सुबह में और एक तो ये जो सामने आपको मिल रहा है ऐसे ही मिलेगा। तो दोनों टाइम में आपको क्लास मिलने लगेगा। एक टाइम में हम लोग ऑब्जेक्टिव सेक्शन को लेकर के चलेंगे और इस टाइम में सब्जेक्टिव में जो चैप्टर वाइज चीज़ें चल रही हैं वो चलेंगी। डिटर्मिनेंट्स पहला चैप्टर खत्म होगा, ये डिटर्मिनेंट्स। इसके बाद आप लोगों का जो भी होगा डिमांड कि ये चैप्टर वो चैप्टर जो आपके मन में आएगा उस चैप्टर को हम करेंगे। और एक क्लास सुबह में होगी जिसमें कि हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। इस दोनों के बीच में कभी कभार जैसे कुछ डाउट आया हुआ है बच्चों का कि इतना नंबर एग्जाम्पल नहीं बन रहा, उतना नंबर ये नहीं बन रहा, तो वो जो है बीच बीच में किसी किसी दिन आपको मैं 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन का एक छोटा वीडियो, है ना, बना करके आपको इस चैनल पर मैं डालते चला जाऊंगा। उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट होगा जिसमें डाउट सेक्शन लिखा होगा और जिस जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है वो मैं बना करके आपको दूंगा। मेरी कोशिश होगी कि आपकी जहां तक मैं हेल्प कर पाऊँ करूंगा। फिलहाल आज का ये क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों तक इसे जरूर शेयर करें। जो भी 12वीं के लोग हैं, यहाँ वहाँ कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन का ये माध्यम है। बाहर भी भागलपुर पटना में कोई पढ़ रहा है तो आप इसको निसंदेह भेज सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन का। जरूरी नहीं कि हम किसी चीज़ को एक स्मार्ट जमाने में स्मार्ट बोर्ड पर ही कर सकें। प्रयास अगर अपना हो, अगर कोशिश हम करें, मेहनत करें, तो वाइट बोर्ड भी डिजिटल बोर्ड से कम नहीं होता। मेरे ख्याल से दिखाई ठीक ठाक पड़ जाता है और हमें पढ़ने से मतलब रखना चाहिए, विशेष कोई तामझाम से मतलब नहीं रखना चाहिए। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।